शुरुआत करते हैं। उद्धव ठाकरे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं। आकड्याच्या जवळ शी जास्त आहे। राष्ट्रवादीचा बाहेरून सपोर्ट बाहेरून म्हणजे कुठून? मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरे अशा परिस्थितीत तुम्ही सरकारसोबत बसणार का? बीजेपी सोबत सरकारमध्ये बसणार का? माझ्याकडे अजून कोणी आलेलं नाहीये। या सगळ्या शक्यता नुसत्या शक्यता आहेत आणि आज अजून निकाल आत्ता एक सीट आमची तळलं, आमचं हेमंत पाटील नांदेडमध्ये जिंकला आत्ता, त्याच्यामुळे हा निकाल अजूनही ताजा आहे। तुम्हाला माहिती आहे काही वेळेला 10, 15, 20 दिवस पण सरकार स्थापनेला लागतात आणि म्हणून मी पुन्हा एकच सांगेन की जोपर्यंत माझ्याकडे कोणी प्रस्ताव घेऊन येत नाही तोपर्यंत मी उगाच एकटाच वेळार का अटी शर्ती घेऊन कशाला फिरू? अगर मिशन 150 की जिद पर आपका रुख थोड़ा लचीला होता तो क्या आपका प्रदर्शन बेहतर होता अगर मिशन 150 नहीं? आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बात आप अभी पूछ रहे हैं मैंने ये सारी बातें प्रचार के दरमियान की है और आज आप जाएंगे तो गांव-गांव में शिवसैनिक खड़ा है। चुनाव के दरमियान हार जीत तो होती है, लेकिन अभी जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, शिवसेना का जो महत्व है, शिवसेना सब देख रहे हैं। नारायण राणे की हार आज हुई है, प्रतिक्रिया? जैसे मैंने कहा कि शिवसेना प्रमुख जी को जिन्होंने दुख दिया था, दर्द दिया था, कुछ लोग लोकसभा चुनाव में हारे थे और कुछ जो बाकी थे वो विधानसभा में हारे। सर, बीजेपी ने कहा और खास कर दादर फिर से हम जीते हैं, लालबाग परल वो एरिया हम जीते हैं जो शिवसेना प्रमुख जी को बहुत ही दिल के करीब, वो हम जीते हैं। अगर बीजेपी ने कहा है कि वो रुकी है कि कोई पार्टी उसके पास आए और प्रस्ताव दे, तो अभी ऐसी आप रुकी है तो ये ईगो इशू थी होगी? ईगो की क्या जरूरत है? वेट एंड वॉच नाही आहे। एकच गोष्ट तुम्हाला सांगतो की आत्ता मी सांगतो की आत्ता हा सगळा तुम्ही पण मगाचपासून उभे होतात, पण मी म्हटलं जरा थांबू दे कारण सगळे एकदा परिणाम घोषित होऊ दे। तसं आता हेमंत पाटील आत्ता जिंकलेलं आहे। अगर बीजेपी एनसीपी का बाहर से सपोर्ट लेकर सरकार बनाती है, अगर उस कंडीशन में, तो आपका जो बाकी है चाहे बीएमसी में हो या कहीं दूसरी जगह पे इस चीज का असर पड़ेगा आप दोनों की? ह्या गोष्टीला काय अर्थ नाहीये, कारण जोपर्यंत ह्या गोष्टी घडत नाही तोपर्यंत त्याच्यावरती बोलण्यात काय अर्थ? अगर मदर की बात एक मुद्दा 2 दिवसापूर्वी असा आला होता की लहान भाऊ पण मोठा भाऊ पण हे दिसेल असं भाजपचे काही नेते म्हणाले होते। आता जर युती झाली तर उपमुख्यमंत्री पद किंवा लहान भाऊची भूमिका वटवाळा अजूनही मी पुन्हा तुमच्या सगळ्या प्रश्नांना माझ्याकडे एकच उत्तर आहे, समोरून कोणी जोपर्यंत येत नाही तर आलेच नाही ते, तर मग भाऊ काय प्रश्नच राहत नाही ना, लहान भाऊ काय मोठा भाऊ काय, पण समोरून कोण आलं तर त्याच्यावरती होईल। अरे बातचीत करण्याचा प्रश्न नाहीये, त्यांना जर का सरकार स्थापन करण्याची संधी आहे तर त्यांचा प्रश्न आहे। उद्या त्यांनी एनसीपीचा सपोर्ट घेतला तर शिवसेना विषयी समोरून कोण आलं तर त्याच्यावरती होईल। अरे बातचीत करण्याचा प्रश्न नाहीये, त्यांना जर का सरकार स्थापन करण्याची संधी आहे तर त्यांचा प्रश्न आहे। उद्या त्यांनी एनसीपीचा सपोर्ट घेतला तर शिवसेना विषय येतो कुठे? महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आणि स्थैर्याची सामान्य भाषा केली, तुम्ही स्वतःहून काही भाषेशी बोलणी करणार आहात का महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, किंवा काय पुढाकार तुम्ही स्वतःहून घेणार आहात? असं आहे की मी सगळ्यात आधी विजन डॉक्युमेंट महाराष्ट्रासमोर मांडलं, त्याच्यामध्ये मुंबईसाठी काही प्रकल्प आहेत, महाराष्ट्रासाठी काही प्रकल्प आहेत। तर हे प्रकल्प हे काय माझे खासगी स्वप्न नव्हती, ही माझी लोकांसाठी देण्याची माझी तळमळ होती। ज्यांना पटलं त्यांनी शिवसेना हा पर्याय स्वीकारला। मी असं म्हणत नाही की ज्यांना पटलं नाही, पण काही कारण असतील त्यांनी शिवसेनेला मतं दिली नसतील, परंतु तरी देखील हे प्रकल्प हे माझे साऱ्या महाराष्ट्रासाठी आहेत। टेलिमेडिसिन असेल, मुंबईसाठी कोस्टल रोड आहे, रेसकोर्सचा विषय आहे, मुंबई वॉटरफ्रंट आहे, हे मुंबईसाठी प्रकल्प आहेत। त्याच्यानंतर जो इंद्रधनुष्य मी जो काही विषय आणला होता, टॅबलेटचा प्रश्न होता, तर ह्या गोष्टी आहेत त्या साऱ्या सुद्धा जरी वाटत असल्या तरी सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यामध्ये एक सुखा समाधानाचे क्षण आणणारे होते। तर हे सगळे विषय आजही मला असं वाटतं की हे लोकांच्या हातात जायला पाहिजे, ही माझी तळमळ आहे। अमित शहा म्हणतात की त्यांनी तोडलेलं नाही, हा इगो इश्यू होत नाहीये का? तुम्ही म्हणतात पण हे विषय आता निवडणुकीच्या निकालानंतर बोलण्यात अर्थ नाही, कारण निवडणुकीच्या हो पण मी पूर्ण प्रचारात हा विषय मांडत आलेलो आहे, कशी तुटली का तुटली गरजेचं आहे, परंतु त्याच्यासाठी
समोरून कोणीतरी प्रस्ताव घेऊन आला पाहिजे ना. मी कसा घेऊन फिरू सगळीकडे. त्यांना जर का एक मिनिट एनसीपीने त्यांना प्रस्ताव दिलेला आहे, बरोबर आहे. त्याच्यावरती त्यांनी हो नाही करण्याचा त्यांचा अधिकार. त्यांनी हो म्हटलं तर माझ्या प्रस्तावाचा काही उपयोगच नाही. आणि समजा मी प्रस्ताव दिला आणि ठेवलं नाही, तुम्ही नाही बरोबर पाहिजे, आम्हाला एनसीपीच पाहिजे, तर म्हणून मी म्हटलं मी शांत आहे. माझ्याकडे जोपर्यंत कोणी प्रस्ताव घेऊन येत नाही तोपर्यंत मी घेऊन कशाला. हो जाता है प्रपोजल जब आएगा तब आप सोचें, अगर नहीं आया तो चैलेंज ऑफ एक्शन होगा. नहीं आया तो नहीं आया, फिर क्या, मैं क्या कर सकता हूँ. और अगर मैं लेके जाऊं भी और वो ना कहे तो इसलिए शांत रहना बेहतर है. वेट करना बेहतर है. बिल्कुल. रिश्तों में इतनी खटास के बाद भी क्या संभव है सेना बीजेपी साथ में आएगी? वो दोनों पर निर्भर होता है. और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पल भर मान लो कि मैं अगर प्रस्ताव नहीं जाऊं और वो मना करे तो बोले नहीं हम तो एनसीपी के साथ जा रहे, मैं क्या कर सकता हूँ. के बावजूद भी आप तैयार हैं? पहले आने तो दीजिए. आप अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे? पहले तो आने दीजिए. आप पहल नहीं करेंगे? पहले मैंने कहा ना कि मैं शांत बैठा हूँ. मैं तो यहीं पे हूँ, मेरे घर पे बैठा हूँ, मुंबई में बैठा हूँ. मला वाटतं तुमच्याकडे दुसरे आगे जाती है और रिजल्ट का भाई निकालती है, तो क्या उस संभावना को टालने के लिए कम से कम आप पहल करेंगे? अरे भाई लेकिन सामने तो आने दीजिए ना. जो रीजनल प्राइड की बात कही जा रही है, अगर आप इस स्थिति में होंगे, अब बीजेपी के पास जाते हैं तो रीजनल डोमिनेंस जो शिवसेना की है वो कहीं कम होती है. सुनो एक मिनट, आप अभी आपने क्या कहा, आप नहीं जाएंगे. अभी बोल रहे आप जाएंगे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. तो इसलिए मैंने कहा मैं शांत बैठा हूँ मेरे घर में. तो अगर कोई किसी को लगे कि शिवसेना उनको साथ में चाहिए तो सामने से आ सकते हैं. एक सवाल है कि आप पहले भी मुख्यमंत्री पद की बात हो रही थी कि महाराष्ट्र के विकास के लिए शिवसेना चाहती है कि मुख्यमंत्री बने. क्या आप उससे अभी भी कायम है? एक मिनिट. नाही कायम नाही, जरा थोडंसं वेगळ्या याच्यात मी सांगतो, नाही तर पुन्हा तुम्ही ते ब्रेकिंग न्यूज वगैरे करा. तुम्हीच ओपिनियन पोल केलेत, तुम्हीच एक्झिट पोल केलेत, किती खरे ठरले का नाही. उलट हो बोला ना. तुमचे एक्झिट पोल तुमचे ओपिनियन पोल खरे ठरले का? 100% नाही. मी म्हणतो 100% ठरले. मग त्याच्यात अजून एक होता मुख्यमंत्री पदासाठी तुम्ही नाही केलेला, तुम्हीच केला होता. नाही तो तुम्हीच केलेला होता, मी थोडीच केला होता. तुम्हीच सर्वे घेत होता. आता असं आहे, आता तो तुम्हाला मानायचं नाही म्हणून तुम्हीच तुमच्या तोंडाने सांगतात की तुमचे एक्झिट पोल आणि ओपिनियन पोल हे खोटे ठरले. नाही पण म्हणून कृपा करून एक गोष्ट लक्षात घ्या की कृपा करून लोकांचा संभ्रम असा कधी निर्माण करू नका एक्झिट पोल ओपिनियनच्या माध्यमातून. आता कोणी सांगू शकत नाही की त्यांचे एक्झिट पोल ओपिनियन पोल हे 100% खरे आले. निवडणुकांच्या आधी किंवा जागा ठरण्याआधीची जी भूमिका होती आता तरी असं वाटतं की थोडीशी नरमाईची भूमिका घ्यावी आणि काय ते नाही नरमाईची भूमिका हा विषय वेगळा आहे. माझं म्हणणं एवढंच आहे की युतीमध्ये दुसरी पिढी आता पुढे आलेली आहे. पहिल्या पिढीमध्ये जे नातं होतं ते दुसऱ्या पिढीमध्ये तसंच नातं मला अपेक्षित आहे. आणि त्यावेळेला मी तेच माझं म्हणणं होतं की बाबा तेव्हा महाराष्ट्रातले नेते हे इकडे यायचे, व्यवस्थित चर्चा व्हायची, कधी कधी वादविवाद व्हायचे ना, त्याही वेळेला व्हायचे. तुम्हीच त्याच्याही बातमी दिलेल्या आहेत. पण इथपर्यंत कुठेपर्यंत कोणी ताणलेलं नव्हतं. एकमेकाच्या गोष्टी, एकमेकाच्या ज्या काही मर्यादा होत्या की बाबा ह्याला कितपर्यंत आपण खेचू शकतो याचं भान हे सगळ्यांनी ठेवलं. बीजेपी ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आप लोगों के बारे में बहुत कुछ बुरा नहीं बोला. तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा था, तो ऐसे में रिश्ते जुड़ने में फिर बहुत तकलीफ नहीं होनी. इसलिए मैंने कहा ना कि बार बार मैं यही कह रहा हूँ, पहले सामने से कोई आने तो दीजिए. रामदास आठवले ने कहा है और सुधीर मुनगंटीवार से भी ये कहना है कि हम जाएंगे तो शिवसेना के साथ ही जाएंगे, एनसीपी के साथ हम जाएंगे नहीं. तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं. नहीं इसलिए मैंने कहा ना कि उनको तो एनसीपी ने प्रस्ताव दिया है, अगर वो उनको मंजूर है तो जाएं एनसीपी के साथ. सर अडवाणी जी ने भी कहा है कि शिवसेना के साथ एक बार फिर बीजेपी आए तो अच्छा होगा, वो पहल करने को भी तैयार है. इस कदम को आप कैसे देखते हैं? ये तो मैं कह रहा था, ये पहली पीढ़ी जो थी, आडवाणी साहब, अटल जी, बाला साहब,
प्रमोद जी थे, गोपीनाथ जी थे, उन्होंने एक अपना सिर्फ गठबंधन नहीं था, वो एक रिश्ता था और वही रिश्ता में चाहता था। अगर वो वापस आए ना आए पता नहीं, उनकी मर्जी अभी, लेकिन आगे कायम रखे मैं तो चाहता था। शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी, भाजप आणि तुमच्याकडे विरोधी पक्षनेतेपद देणं असा बाहेर बोललं जात आहे, त्याच्यात किती तथ्य वाटतं? माझ्याकडे तर कोण आलेलं नाही तसं. त्यांचा पराभव झालेला आहे, विरोध होता, तर हा पराभवावर तुम्ही कसं बघताय? सुभाषजी आपले ज्येष्ठ नेते आहेत. खरोखर दुर्दैवाची गोष्ट आहे. देसाईंसारखा माणूस जो मला वाटतं त्यांना 24 तास सुद्धा कमी पडत असतील, पूर्णपणे जनसेवेसाठी त्याने वाहून घेतलेला हा माणूस, त्याचा पराभव व्हावा ही एक जिव्हारी लागणारी गोष्ट आहे आणि मला कळत नाही की हा पराभव का झाला. घोसाळकरांच्या पराभवाच्या बाबतीत काय सांगा? घोसाळकर पण सगळ्या महिला सातत्यानं तुमच्याकडे येऊन मागणी करत होत्या, पण शेवटी काय झालं त्याच्यामध्ये, त्या महिलांशी पण मी बोलणार आहे, त्यावेळेला मी बोललो होतो. आणि विनोद पण हा काम करणारच माणूस आहे, विनोद पण हा काम करणारच माणूस आहे. हा, पण तक्रार शेवटी आता त्याच्याबद्दल माझ्याकडे येण्याच्या आधी पोलीस तक्रार झालेली होती. वाय का मतलब क्यों, सब कुछ मैं क्यों छोड़ू? और जब लोकसभा के चुनाव हुए तो क्या शिवसैनिकों ने मेहनत नहीं की थी? सेना ने मेहनत नहीं की थी? अलायंस टूट गया, लेकिन आपके मिनिस्टर अलायंस उन्होंने तोड़ा था ना, तो इसलिए मैंने कहा ना कि सब कुछ मैं ही क्यों छोड़ू. तब शिवसेना ने भी तो मेहनत की थी, ये तो मेरा कहना है. सर, अगर बीजेपी के साथ बात होती है, अगर बीजेपी के साथ बात होती है तो क्या शिवसेना के लिए अभी भी या शिवसैनिकों के लिए अभी भी सीएम पोस्ट अपने आप में एक मुद्दा रहेगी जब आप बात करने बैठेंगे आपस में? क्या मुख्यमंत्री मला असं वाटतं, ऐका एक मिनिट, मला असं वाटतं आपण परत फिरून त्याच गोष्टीवरती येतोय. आजच्या दिवसापुरतं आपण इकडे थांबूया. आता जेव्हा आपण आढावा घेतोय पूर्ण राज्याचा, तुम्ही जसं सुरुवातीला म्हणाल की अपेक्षेप्रमाणे आले नाही, शिवसेनेचं कुठे काय कमी पडलं किंवा काय चुकलं असं वाटतं की? नाही, चुकल्याचा प्रश्नच नाहीये. शिवसैनिक हा बिचारा साधा आहे, फाटका इन द सेन्स परिस्थितीने, आणि एवढे सगळे मातब्बर लोक समोर असताना तो त्याच्या ताकदीने लढला. त्याच्या लढतीला तुम्हाला मानावंच लागेल. आणि एवढे सगळे पक्ष असताना शिवसेनेने आपल्या ताकदीवरती हे जे काय मी म्हणेन यशच मिळवलेलं आहे ते एकट्याच्या ताकदीवरती मिळवलेलं आहे. आणि सर्वसामान्य माणूस हा सोबत राहिला म्हणून आम्ही इथपर्यंत जिंकलेलो आहोत. आणि काही ठिकाणी जे काय आमचे पराभव झाले ते निसटते झालेले आहेत. हे देखने का नजरिया होता है. इससे ज्यादा सुलझे हुए अंदाज में, इससे ज्यादा सीधा, सटीक और सहज संदेश बीजेपी के पास शायद उद्धव ठाकरे नहीं भेज सकते थे कि अगर समर्थन के लिए कोई बात आती है तो फिर विचार करेंगे. उन्होंने इतना तक संदेश दिया कि अगर मैं समर्थन की पेशकश लेकर जाता हूं और बीजेपी ये कह देती है कि हम तो एनसीपी की सपोर्ट से सरकार बना रहे हैं, तो फिर इसमें मेरा क्या रह जाएगा. बड़ी चतुरता के साथ मुख्यमंत्री पर अपनी जिद के सवाल को वो टाल गए. काफी कुछ जवाब उन्होंने मराठी में दिए हैं. मैं मनीष अवस्थी से जानना चाहूंगा, मनीष, इसके अलावा और क्या ऐसी खास बात जो उद्धव ठाकरे ने कही? देखिए अनुराग, उद्धव ठाकरे ने, मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी तलखी थी बात करने की, या जो उनकी नरमी दिखी उनके बात करने में, तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन वो बच रहे थे कि मुंह से, जुबान से ऐसी कोई बात ना निकले जिसको लेकर बाद में बात का बतंगड़ हो जाए. उद्धव ठाकरे ने साफ कहा, मैं रिश्ता कायम रखना चाहता हूं. ये क्या संकेत देता है? उद्धव ठाकरे कहते हैं वो सामने से आ सकते हैं, यहां पर उनकी जिद दिखाई दे रही है. वो ये नहीं सोच रहे कि वो आपसे दुगनी सीटें लेकर वो पार्टी आई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सामने से आ सकते हैं. लेकिन मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को एक सबसे बड़ी खबर देना चाहूंगा. अभी मेरे पास एक संदेश आया है, बीजेपी के कद्दावर नेता का संदेश है कि वो अभी किसी भी सूरत में एनसीपी का समर्थन लेने के लिए, बीजेपी के कई बड़े नेताओं की राय है कि एनसीपी का समर्थन ना लिया जाए. ये अभी की सबसे बड़ी खबर है अनुराग, जो मैं इंडिया न्यूज के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बीजेपी के कई कद्दावर नेता ये सोच रहे हैं कि एनसीपी का समर्थन कतई न लिया जाए. हालांकि इस पे चिंतन, माथापच्ची और तमाम बातें दिल्ली में चल रही हैं. हालांकि मुंबई में अभी देवेंद्र फडणवीस नहीं है, वो नागपुर में है. जानकारी है कि वो देर रात आ सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी यह है कि
कि एनसीपी से समर्थन को लेकर बीजेपी में माथापच्ची जारी है और इस समर्थन को लेकर कई खेमे बढ़ चुके हैं कि बीजेपी एनसीपी से समर्थन ले या ना ले, लेकिन कई नेताओं की राय है कि एनसीपी से समर्थन नहीं लिया जाएगा। ये एनसीपी का उतावलापन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सामने से आके समर्थन की पेशकश कर दी है। एनसीपी का उतावलापन क्यों है? और अब ये कहने के बाद उद्धव ठाकरे के कि अगर बीजेपी की तरफ से समर्थन की बात आती है तो हम विचार करेंगे, रेणु मित्तल जी इसके बारे में हमें बताएं कि एनसीपी इतनी उतावली क्यों है और क्या एनसीपी के समर्थन करने की बात से उद्धव ठाकरे पिघल गए? ये जो प्रेशर पड़ा है उसी के चलते ये बयान बाहर आया उद्धव ठाकरे से? नहीं, मेरे ख्याल में हम लोग इसको बिल्कुल गलत रीड कर रहे हैं। इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अभी बात किया है कि वो उनके पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं अंदर से कि बीजेपी इंटरेस्टेड ही नहीं है मोदी जी उनसे समर्थन लेने में। एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट की जो मैंने पहले बात की थी, मेरे ख्याल में ये एक विचार जो है मोदी जी के दिमाग में पहले है। हमको ये याद रखना होगा कि सीनियर बीजेपी के लीडर्स कुछ भी चाहें उसका कोई मतलब नहीं। आरएसएस भी चाह रही है कि शिवसेना के साथ समर्थन करके वो अपना सरकार बनाए, पर क्या नरेंद्र मोदी इस विचारधारा के हैं? मेरे को लगता है कि जो एक सिनारियो बिल्टअप हो चुका है, जिस तरह से शरद पवार ने समर्थन दिया। शरद पवार एक छोटे मोटे नेता नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो एक बहुत ही जिसको वाइली पॉलिटिशियन कहते हैं। और अगर सब सेटिंग और जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज देखा आपने उद्धव ठाकरे का, वो बिल्कुल मतलब लग रहा था कि बिल्कुल रिजाइंड हो गए हैं, पीछे बैठ गए हैं कि अब जो हो रहा है उसको होने दो। एक इस तरह का उनकी बातों से एक संदेश आ रहा है। और वो इस बात से भी बहुत, मैं आपको एक बात इंटरेस्टिंग बताऊं कि चुनाव से पहले प्रकाश सिंह बादल का उनके पास फोन आया था कि बीजेपी आपके साथ अलायंस तोड़ने वाली है, आप सावधान रहिए, आप उसी तरह से अपना मूव करिए। उद्धव ठाकरे भी सिस्टम के आदमी हैं, उनके भी दोस्त हैं, उनके पास भी इंफॉर्मेशन आती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज कुछ घंटों में उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आई हो कि नरेंद्र मोदी कतई ही इंटरेस्टेड नहीं है उनके साथ? एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करके सपोर्ट मिल जाएगा, एनसीपी का भी, शिवसेना भी उनको अपोज नहीं करेगी, सरकार चलेगी। उसके बाद बीजेपी के ऑप्शंस खुले हैं, वो जैसे चाहे कार्ड्स को प्ले कर सकती है। शिवसेना भी कहीं नहीं जा रही, एनसीपी भी कहीं नहीं जा रही, तब तक लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। मेरे को लगता है कि ये जो गेम है ये इतनी आसानी से अभी रिजॉल्व होने वाला नहीं है। तो क्या उद्धव ठाकरे की बात से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि वो नहीं, तो देखिए इतने देर में तो फोन कॉल्स बच जाते हैं, लोगों से बातचीत हो जाती है, पर उद्धव ठाकरे जो इंचार्ज है महाराष्ट्र का वो कर सकते हैं। शायना एनसी, क्या रेणु मित्तल का आकलन सही है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट आप चलाएंगे और जब तक शिवसेना की पूरी अकड़ नहीं निकल जाती तब तक वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलेगी और उसके बाद आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, शिवसेना भी है, एनसीपी भी है? देखिए, जो मैं अभी इसका जवाब दूं तो ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ निर्णय लिया है जो मैं नहीं ले सकती हूं। मैं एक छोटी कार्यकर्ता हूं और मैं मानती हूं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद हमारे नेतृत्व ये निर्णय सबके सामने जरूर बता देंगे। लेकिन ये जिस ढंग से चर्चा हो रही है कि क्या हम बाहर से सपोर्ट लेंगे या क्या हम एंट्री बोर्ड के बाद हमारे नेतृत्व ये निर्णय सबके सामने जरूर बता देंगे। लेकिन ये जिस ढंग से चर्चा हो रही है कि क्या हम बाहर से सपोर्ट लेंगे या क्या हम एक गठबंधन करेंगे, मैं अब भी आपको कहना चाहती हूं कि 130 का ये नंबर रिकाउंटिंग में और भी बढ़ सकता है। तो जो हमें सिर्फ 20 सीट की आवश्यकता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे अन्य पार्टीज और अन्य इंडिपेंडेंट्स हैं जो शायद बीजेपी के साथ और बीजेपी की विचारधारा के साथ जुटना चाहेंगे। तो मैं आपको यकीन से ये तीसरा ही रास्ता सुझा रही है, ये तीसरा ही एनसीपी और शिवसेना से अलग ये तीसरा ही रास्ता। सुबह भी आपसे जब बात हो रही थी तो आप बड़ी आश्वस्त थी कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही हैं, लेकिन अभी तक वैसी स्थिति नहीं दिख रही। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके आता हूं, आपको करूंगा मैं सीधे। मनीष अवस्थी, आपके सूत्रों ने बीजेपी के बड़े नेताओं के हवाले से बताया है कि एनसीपी से समर्थन लेने के लिए तमाम बड़े नेता बीजेपी में ऐसे हैं जो रजामंद नहीं हैं। शायना एनसी कुछ बोल नहीं रही हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं जाने वाला हूं नहीं, अगर बीजेपी की तरफ से कुछ आता है तो फिर मैं जो है विचार करूंगा। तो फिर ऐसे में कैसे बनेगी सरकार?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बीच दोनों पार्टियां जब अपने अपने मुद्दे पर अड़ी हुई हैं, अपनी अपनी बातों पर, स्वाभिमान अभिमान की बात को लेकर, सम्मान की बात को लेकर अड़ी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रामदास आठवले, जो कि इंडिया न्यूज पर जब वो फोनों पर थे तो उन्होंने भी कहा था कि मैं ये कोशिश करूंगा कि ये दोनों दल एक साथ आए, तो ये संकेत है, हो सकता है रामदास आठवले पहल करें और जाकर प्रस्ताव की या ये बात करें कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए, तो ये एक कड़ी है। वैसे मैं शाइना से ये पूछना चाहूंगा, शाइना के भी ठाकरे परिवार से काफी करीबी रिश्ते हैं, चाहे मिसेज उद्धव ठाकरे हों, आदित्य हों या उद्धव ठाकरे खुद हों, तो शाइना आपको नहीं लगता आपको बात करनी चाहिए? वो तो संभावनाओं को ही खारिज कर रही हैं। देखिए, जो पार्टी को लगे कि बात करने की आवश्यकता है तो मैं मानती हूं शाइना, आपको रोककर बताना चाहूंगा, बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे को फोन किया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे को फोन पहुंचा है, यानी जिस पहल की बात उद्धव ठाकरे कर रहे थे, क्या ये वो पहल हुई है? मनीष अवस्थी, अगर फोन पहुंचा है उद्धव ठाकरे को तो बीजेपी के हवाले से केवल समर्थन की ही बात कही गई होगी, जाहिर सी बात है। बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। देखिए अनुराग, ये फिर वही हो रहा है जो चुनाव मतदान के दौरान, मतदान के पहले प्रचार के दौरान हुआ था कि दोनों पार्टियों में बातचीत मीडिया के जरिए हो रही थी। दोनों में आपस में बातचीत जो होती थी उसकी खबर मीडिया के जरिए आती थी। फिर आदित्य ठाकरे ने इंडिया न्यूज से अपने एक साक्षात्कार में, इंटरव्यू में कहा कि ये कोई है बीजेपी में जो खबरें प्लांट कराता है। तो अब ये फिर एक बार दिखाई दे रहा है कि उद्धव ठाकरे की संवाददाता सम्मेलन खत्म होता है, उसके बाद बीजेपी के नेता का फोन जाता है। हालांकि दोनों पार्टी की तरफ से ऐसा कोई नेता सामने आकर इस तरह का बयान या बाइट नहीं दे रहा या बता नहीं रहा कि हां बातचीत हुई है। फिर एक बार मीडिया का ही इस्तेमाल कर दोनों पार्टी बात करना चाहते हैं, जिससे भ्रम ज्यादा पैदा होता है। ये भ्रम फैलाने के लिए शाइना एनसी हो रहा है या फिर वाकई में बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे को फोन पहुंचा है? मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ ये स्पेक्यूलेशन के बारे में। दिन भर ये अगर मगर, ये होगा तो ये, वो होगा तो ये। मैं मानती हूँ कि विश्लेषण करना आपका काम है, हमारा काम है हमारे पार्टी को जीत और हमारी पार्टी की सरकार, और वो सरकार सिर्फ प्रगति की ओर चले। एक विजन प्लान है, वो विजन प्लान में जो सहमति देता है और जो जिनका योगदान रहता है महाराष्ट्र के हित में, मैं मानती हूँ कि हमारे नेतृत्व उनके प्रति 4 महीने में तो विजन प्लान दिखा नहीं केंद्र सरकार से। लेकिन जहां तक सवाल है, भाई आपने कहा था कि हम कालाधन लेके आएंगे और प्रत्येक भारतीय को 15 लाख रुपए मिलेंगे, तो मेरे 15 लाख रुपए फाइनेंस हिसाब से दिलवा दीजिए। हमारे पार्टी ने मेरे 15 लाख रुपए, आपके 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी की तरफ से फोन पहुंचा है कि शिवसेना इस खबर की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक